और उस टोटल डिस्टेंस के दरमियान कभी वो रुकेगी, कभी स्पीड हो अप होगी, कभी स्पीड डाउन होगी। तो आपने तो एवरेज वैल्यू निकाली है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें बताती है स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन के बारे में, एवरेज वेलोसिटी हमें नहीं बताती। तो ये था स्पीड और वेलोसिटी के बारे में कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस। इक्वेशंस ऑफ मोशन, हमारे पास तीन किस्म की इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये तब यूज़ करती हैं जब डिस्टेंस ना गिवन हो, ना फाइंड करना हो। इसे वी टी इक्वेशन भी कहते हैं। सेकेंड इक्वेशन वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर है। ये तब हम यूज़ करते हैं जब वी एफ ना गिवन हो, ना फाइंड करना हो। इसे डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन भी कहते हैं। और 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई, ये तब यूज़ करते हैं जब टाइम ना गिवन हो। इसे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन भी कहते हैं। इन इक्वेशन को यूज़ करने की लिमिटेशन है। नंबर 1 ये वन डायमेंशन के लिए एप्लीकेबल होती है, और नंबर 2 जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी ज़रूर चेंज हो रही है, वी एफ माइनस वी आई लिखा हुआ है, लेकिन कभी भी एफ और ए आई नहीं लिखा हुआ, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें ये अप्लाई करते वक्त स्केलर और वेक्टर को हम सेम मानते हैं। तो जितने भी वेक्टर की डायरेक्शन उसे हम वी आई के हिसाब से देखते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है और बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद डाउनवर्ड फॉल कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट अब अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेंगे और डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेंगे। आपने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया है वी आई के साथ, और वो वापस आ रहा है हाइट अटेन करने के बाद, उसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है। तो अब वी आई की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब वी आई तो आप अपवर्ड थ्रो करें ना, लेकिन जी जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। तो इस वजह से हम अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लेते हैं, जब अपवर्ड मूव कर रहे होते हैं तो जी की वैल्यू को क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो ये है मतलब इस चीज़ का कि ऑल वेक्टर्स टेकन विद रिस्पेक्ट टू वी आई। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, एस इज इक्वल टू वी आई प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। अब आप ए बाई टू की जगह पे यहाँ पे प्लस माइनस जी बाई टू भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी अपवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, तो प्लस और माइनस लगाएंगे। या फिर ए बाई टू या जी बाई टू की जगह पे आप सिंपली 5 भी यूज़ कर सकते हैं। तो 5 का मतलब भी यही होगा कि आपने जी 10 की जगह पे 10/2 किया हुआ है। ये देखिएगा, इन केस ऑफ ड्रॉप और फ्री फॉल एंड थ्रोन अप। इन केस ऑफ ड्रॉप की जगह पे फ्री फॉल का वर्ड भी यूज़ किया था, या थ्रोन अप वाला केस आ जाए। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की जानब थ्रो किया जाए तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी नॉन ज़ीरो होती है और फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, क्योंकि उसने मैक्सिमम हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होनी होती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए या फ्री फॉल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हो तो इनिशियल वेलोसिटी को आप क्या लेंगे? ज़ीरो। और यहाँ पे ये बात याद रखनी कि वेलोसिटी का इनिशियल वाई कंपोनेंट ज़ीरो होता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर उसकी बॉडी की होगी तो वो वहाँ पे यूज़ की जाएगी। तो ये कुछ शॉर्टकट हैं जो मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए बताए हुए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से शॉर्टकट है। मिसाल के तौर पे वेलोसिटी आफ्टर टी सेकंड फाइंड करनी है, तो फार्मूला क्या होगा? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जे टी ना। इनिशियल वेलोसिटी को ज़ीरो मानेंगे तो जी टी ही रह जाएगी, इसे 10t यूज़ कर सकते हैं। एस आफ्टर टी सेकेंड 1/2 जी टी स्केयर है, तो जी जो है उसकी जगह पे 10/2 5t स्केयर आ जाएगा। तो इस तरह ये सारे शॉर्टकट हैं। वेलोसिटी ऑन हिटिंग द ग्राउंड है, डिस्टेंस इन nth सेकेंड है, टाइम टू हिट द ग्राउंड है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये सारे शॉर्टकट याद रखें। ये शॉर्टकट अगर आप याद रखना चाहते हैं तो मैं कुछ हाईलाइट कर देता हूँ। एक जिन पे स्टैटिक बना रहा हूँ, ये आप लाजमी याद रखें, इनके बारे में ज़्यादा सवाल आते हैं। ये 5 शॉर्टकट हैं। बाकी फॉर अपवर्ड मोशन के लिए आपने यहाँ पे ये वाली इनिशियल कंडीशन को पुट करना है। जब अपवर्ड थ्रो किया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी नॉन ज़ीरो होती है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो अब ये वाले शॉर्टकट हैं जो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो लाजमी नहीं है कि आप इन सारे शॉर्टकट को याद रखें, या आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट का मतलब होता है कि आपने उसे जल्दी सॉल्व कर लेना है। सॉल्व वैसे भी हो जाएगा, क्वेश्चन को आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको आइडिया होगा कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करके भी और शॉर्टकट अप्लाई करके भी। क्वेश्चन देखिएगा,
व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी विद इन 6th सेकेंड, छठे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो फार्मूला भी हमने क्या पढ़ा है, एस इज इक्वल टू क्या हो फार्मूला है 10n-5 है। ये फार्मूला कहाँ से आया, वी आई प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो आंसर क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं फ्रीली फॉल वाले केस में, तो ये 10/2 5 आ जाएगा, 5 इंटू 2n-1। तो आंसर क्या आ जाएगा 10n-5। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 10 इंटू 6 -5, आंसर कितना आ जाएगा 60 - 5 आ जाएगा 55 आ जाएगा। अगला सवाल है व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 6 सेकंड्स। ऊपर वाले सवाल में और इस सवाल में क्या फ़र्क है, यहाँ पे सिर्फ छठे सेकंड का पूछा जा रहा है कि सिर्फ छठे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, और यहाँ ये है कि 1 सेकंड से लेके 0 से लेके 6 सेकंड मुकम्मल होने तक टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। तो इस केस में हम फार्मूला क्या यूज़ करते हैं 5t²। अब सवाल फिर वही है कि फ्रीली फॉलिंग वाले केस में आपने ये शॉर्टकट अप्लाई कर लिया। दूसरा तरीका ये है कि वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 a/t²। अब इनिशियल वेलोसिटी को 0 मानेंगे, 1/2 a/t², 10/2 5t²। ये शॉर्टकट यहाँ से भी बन जाता है। तो आप चाहे इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर लें चाहे शॉर्टकट से सॉल्व कर लें, बात एक ही है। शॉर्टकट याद है तो देखें मैं क्विकली सॉल्व कर पा रहा हूँ। 5 इंटू 6 का स्क्वायर 5 इंटू 36 आ जाएगा। तो जब आप 5 इंटू 36 करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा 180। फर्दर कुछ क्वेश्चंस को देखें। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यूरिंग सेकंड टू द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द थर्ड सेकंड। दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो रेशियो हमने लेनी है। तो दूसरे सेकंड के लिए क्या पुट करेंगे 10 इंटू 2 -5, और तीसरे सेकंड के लिए क्या पुट करेंगे 10 इंटू 3 -5। तो ये 10 - 5, ये 20 - 5 15 आ जाएगा, और ये 30 - 5 25 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा रेशो में 3:5। A car begins its motion with the velocity of 50 meter per second. Its final velocity is 20 meter per second. The distance traveled in 10 second is। कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी कभी दो वेलोसिटीज दी हों फार्मूला तो यही है S इज इक्वल टू बी एवरेज इंटू टी। तो ये बात याद रखनी है कि जब भी कभी आपको दो वेलोसिटी दी जाए तो आपने उसकी एवरेज वेलोसिटी लेनी है। आप एवरेज वेलोसिटी कैसे लेंगे, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2 वी आई प्लस वी एफ ओवर 2, ये उसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, इंटू टाइम 10 है। तो वी आई कितनी है 15, 15 प्लस 20 कितना आ जाएगा 35 ओवर 2 इंटू 10 आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 35, हाँ जी आगे, ओवर इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 5 आ जाएगा। 35 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अप रिटर्न टू ग्राउंड इन 10 सेकेंड। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, एक बॉल को आपने अपवर्ड थ्रो किया है, वो 10 सेकंड में वापस आई है। इनिशियल वेलोसिटी अब हमने फाइंड करनी, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के लिए यहाँ पे हम फाइनल वेलोसिटी को 0 पुट कर दें, तो वी आई किसके बराबर आ जाएगा जी टी के। तो अगर 10 सेकंड में वापस आई है तो मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के लिए उसे 5 सेकंड लगे होंगे। तो हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे 10 इंटू 5, तो आंसर आ जाएगा 50। अब यहाँ सोचें कि मैंने 10 क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि मैं यहाँ पे पुट कर चुका हूँ ना कि इनिशियल कंडीशन में मैंने पुट क्या किया यहाँ पे कि फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है। तो जब फाइनल वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुँचा होगा। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के लिए तो उसे 10 सेकंड नहीं ना लगे, वो तो ग्राउंड में वापस आने के लिए 10 सेकंड लगे हैं। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के लिए तो 5 सेकंड लगे होंगे, तो वहाँ पे 5 पुट करेंगे और 50 आ जाएगा। अब बॉडी इज मूविंग with an initial velocity of v
व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट कवर डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, इफ वेलोसिटी इज डबल टू 2v देन स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी। जब वेलोसिटी v के साथ मूव करता है तो 10 मीटर बाद रुका है, और अगर उसकी वेलोसिटी डबल हो गई है तो कितने डिस्टेंस बाद रुकेगा। तो s इज़ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्केयर होता है। अगर आप वेलोसिटी को डबल करेंगे, इफ़ v डबल हो जाएगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 का स्केयर 4, तो ये 40 आंसर आएगा इसका। और ये क्वेश्चन बनी कहाँ से, 2as इज इक्वल टू vf स्केयर माइनस vi स्केयर, तो s इज़ प्रोपोर्शनल टू v का स्केयर। तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, स्टॉपिंग फोर्स फाइंड करने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। स्टॉपिंग फोर्स फाइंड करने के लिए इसे कैसे यूज़ करते हैं, एफ डी इज़ इक्वल टू 1/2 mvf स्केयर माइनस mva स्केयर। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज़ करके हम इसे स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग फोर्स दोनों का रिलेशन जो होता है वो वेलोसिटी के स्केयर के साथ होता है, चाहे आप फोर्स को ले रहे होते हैं चाहे आप डिस्प्लेसमेंट को ले रहे होते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, रीच द ग्राउंड इन 6 सेकेंड, 6 सेकंड में वो पहुँचता है, हाइट ऑफ द टावर क्या होगी। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 gt स्केयर, या आप सिंपल शॉर्टकट याद है तो 5t स्केयर यूज़ कर लें। 5 इंटू टी कितना है, 6 है, 36, 5 इंटू 36, आंसर कितना आएगा। फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ सेकंड विल बी। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये एक एक सेकंड की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम फार्मूला के यूज़ करेंगे, 10n माइनस 5 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। 1 के लिए क्या आ जाएगा, 10 माइनस 5, 5 आ जाएगा। दूसरे के लिए आ जाएगा 20 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 15। तीसरे के लिए आ जाएगा 30 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 25। तो इनको सॉल्व कर लें, काटें, 5 अंदर 5, 3 और 5, 1:3:5 वाला आंसर सही होगा जी। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एम्पिरिकल लॉज हैं। एम्पिरिकल लॉज को आप यूँ समझ लें कि नेचुरल लॉज हैं, ये हम एक्सपेरिमेंट से इसे प्रूव किया जा सकता है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये बिल्कुल हक़ाइक़ के ऊपर मबनी है। नंबर 2, वैलिड फॉर स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, यानी कि डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जिनकी स्पीड तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, उनके लिए ये वैलिड नहीं है। फर्स्ट लॉ, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं, और थर्ड लॉ को लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट लॉ में जो फोर्स होती है वो ज़ीरो होती है, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होता है, क्योंकि इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन वाला लॉ होता है, तो दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। वैलिड इन एब्सेंस ऑफ फोर्स, डिफाइंस फोर्स। फोर्स की डिफ़ाइन ये कैसे करता है, ये फोर्स की वक़्त को बयान करता है कि कोई बॉडी रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती है जब तक फोर्स नहीं लगती, या स्टेट ऑफ मोशन में रहती है जब तक फोर्स नहीं लगती। तो फोर्स का काम क्या होता है, रेस्ट में बॉडी है तो उसको मोशन में लेके आना, मोशन में बॉडी है तो उसको रेस्ट में लेके आना, या और फर्दर उसकी मोशन को इंक्रीज़ करना, इन्हांस करना। तो इस तरह से ये फोर्स की वक़्त को, फोर्स की डिफाइंस को बयान करता है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे अप्लाई होता है। इक्विलिब्रियम का आप सबको मतलब पता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक्सेलरेशन का ज़ीरो होना, तो इसलिए इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन भी कहते हैं। अगर हम बात करें सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है इसमें फ़ोर्स नॉन ज़ीरो होती है, और ये मेजर्स द फोर्स है। अगर मैस सेम होंगे तो फोर्स का एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्ट का रिलेशन है, और अगर एक्सेलरेशन सेम होगा तो फोर्स का मैस के साथ इन्वर्स का रिलेशन है। अगर फोर्सेस सेम हो तो एक्सेलरेशन का मैस के साथ इन्वर्स का रिलेशन है। तो ये वाले ग्राफ हैं जो इनके बने हुए हैं, डायरेक्ट का ग्राफ है, और ये भी इन्वर्स का, और ये भी इन्वर्स का ग्राफ है। थर्ड लॉ की अगर बात करें तो फोर्सेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, यानी कि फोर्सेज जो होती हैं वो पेयर की फॉर्म में रहती हैं। एक्शन की फोर्स और रिएक्शन बराबर होती हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकती। अगर हम बात करें, यहाँ पे एक टर्म यूज़ की जाती है
इसे हम कपल ऑफ फोर्सेस का नाम देते हैं। कपल जो होता है वो बैलेंस कर देता है दोनों को। अगर एक 10 न्यूटन की फोर्स इधर को लग रही हो और 10 न्यूटन की इधर को लग रही हो तो इसे हम कपल कहेंगे, क्योंकि दोनों सेम बॉडी पे लग रही होती हैं। एक्शन और रिएक्शन भी बराबर होते हैं, अपोजिट होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि वो सेम बॉडी पे नहीं लग रहे होते, डिफरेंट बॉडीज़ पे लग रहे होते हैं। अगर आप बाल को थ्रो करते हैं दीवार की तरफ तो जो बाल फोर्स लगाएगी दीवार के ऊपर वो दीवार के ऊपर लगेगी, और दीवार उसके बदले में फोर्स लगाएगी वो बॉल के ऊपर लगेगी। तो जब भी दो फोर्सेस डिफरेंट बॉडी पे लग रही होंगी तो वो बैलेंस कैसे करेंगी, वो बैलेंस नहीं कर सकती। कपल में और रिएक्शन में बेसिक फ़र्क क्या है, दोनों ही फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, दोनों ही डायरेक्शन में अपोजिट होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक जो कपल है वो दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पे लग रही होती है, और जो एक्शन एंड रिएक्शन है वो डिफरेंट बॉडी पे लगती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जिनका एक्सेलरेशन 0 होता है, इन्हें हम नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट लॉ वैलिड होता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो कौन से होते हैं जिनका एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो होता है, इन्हें हम एक्सेलरेटेड भी कहते हैं, इसमें फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होता। क्वेश्चन है, इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ ट्रिपल्ड व्हाट विल बी द न्यू एक्सेलरेशन। अगर आप फोर्स को ट्रिपल करेंगे तो क्या होगा, F इज़ इक्वल टू एम ए है, तो एक F के साथ डायरेक्ट का रिलेशन है, फोर्स को ट्रिपल करेंगे तो एक्सेलरेशन भी ट्रिपल हो जाएगा। जब किसी बॉडी को ऊपर की जानब S ऊंचाई से फेंका जाए तो ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम इस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। मिसाल के तौर पे a ball is thrown vertically upward from 100 meter tower with velocity 5 meter per second. The time taken by the ball to reach the ground will be, टाइम फाइंड करना है तो इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करें। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 5, वी आई स्केयर, इनिशियल वेलोसिटी 5 का स्केयर 25 आएगा, 25 प्लस 2as, 2a को 20 मान लें, 20 इंटू एस कितना है 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 200 20 इंटू 100 है ना, तो 20 ये आ जाएगा, ये बन जाएगा 10 पे डिवाइड कर दें, 5 प्लस 2025 अंडर रूट ओवर 10, 5 प्लस 45 ओवर 10, 50/10। क्वेश्चन है, इफ़ अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h reach the ground in 10 seconds, then the time taken by the ball falling from height 2h will be। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन होता है टाइम और हाइट का क्या होता है, h इज़ इक्वल टू 1/2 GT स्केयर होता है ना, तो टाइम का रिलेशन क्या बनेगा, t इज़ प्रोपोर्शनल टू h अंडर रूट आ जाएगा, तो T2/T1 क्या आ जाएगा, H2/H1 अंडर रूट। अब H2 कितनी दी हुई है 2h, और H1 कितनी थी h अंडर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2, यानी कि हमारे पास जवाब आ गया T2/T1 आ गया अंडर रूट 2, तो T2 कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू T1, और वो कितना आ जाएगा 1.4 इंटू 10 आ जाएगा, तो 14 सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। अगर फ्रिक्शन ना हो तो 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम या जितना भी किलोग्राम के मैसेज हों वो एक ही वेलोसिटी एक्सेलरेशन और टाइम में ज़मीन को हिट करेंगे। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो सब का एक्सेलरेशन, सब की वेलोसिटी और सब के टाइम सेम होंगे, डिपेंड नहीं करता कि